नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं अमावस्या। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। अमावस्या की वो रात इतनी काली थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मध्य प्रदेश के जंगलों के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जहां परिंदा भी पर मारने से डरता था। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे मरे हुए लोग आपस में फुसफुसा रहे हों। दूर कहीं भेड़ियों के झुंड के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो वातावरण को और भी खौफनाक बना रही थीं। जंगल के एक छोटे से हिस्से में आग की लपटें नाच रही थीं। वहां एक स्त्री बैठी थी, ममता। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सामान्य इंसानों में नहीं होती। उसके सामने जलती आग साधारण नहीं थी, उसका रंग कभी नीला तो कभी गहरा बैंगनी हो जाता था। ममता के होठों से निकल रहे मंत्रों की ध्वनि पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो डर से कोसों दूर थी, क्योंकि उसके दिल में डर से बड़ी एक ज्वाला जल रही थी, प्रतिशोध की ज्वाला। जैसे जैसे रात परवान चढ़ रही थी, ममता की साधना उग्र होती जा रही थी। अचानक एक चमत्कारिक और डरावनी घटना घटी। मंत्रों की शक्ति से ममता का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। वो हवा में स्थिर थी, उसके सामने की आग की लपटें भी उसके साथ साथ ऊपर की ओर खिंचने लगीं, जैसे वे आसमान को निगल जाना चाहती हों। चीखें, मंत्र और हवा का शोर एक साथ मिलकर एक भयानक संगीत पैदा कर रहे थे। तभी एक तेज धमाका हुआ और ममता जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। जब वो दोबारा खड़ी हुई तो वो ममता नहीं थी जो शहर से आई थी। उसकी रूह बदल चुकी थी। उसने अमावस्या की सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। अब उसके पास वो शक्तियां थीं जिनसे वो मौत के सौदागरों को धूल चटा सकती थी। ममता की आंखों के सामने 6 महीने पहले का मंजर तैर गया। वो एक सीधी साधी घरेलू महिला थी। उसकी शादी सुरेश से हुई थी, जो बैंक में क्लर्क था। सुरेश एक ऐसा इंसान जिसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वे शहर के एक छोटे लेकिन सुव्यवस्थित किराए के मकान में रहते थे। सुरेश अपने काम के प्रति इतना ईमानदार था कि अक्सर दूसरों की गलतियां भी खुद सुधारता था। उसके बॉस खन्ना साहब उस पर बहुत भरोसा दिखाते थे, लेकिन किसे पता था कि ये भरोसा एक जाल है। खन्ना साहब ने एक दिन सुरेश को अपने केबिन में बुलाया। सुरेश, तुम्हारी नई शादी हुई है और तुम काम में ही डूबे रहते हो। जाओ अपनी पत्नी को कहीं घुमा लाओ, खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से कुछ नोट निकालकर सुरेश की मेज पर रख दिए। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी खुशी समेटे घर पहुंचा और ममता को बताया। दोनों ने साथ मिलकर सपने बुने। उन्होंने बाजार जाकर नए कपड़े खरीदे, सफर के लिए नाश्ता तैयार किया। वे नहीं जानते थे कि वे अपनी मौत के सफर की तैयारी कर रहे हैं। यात्रा के दिन खन्ना साहब ने एक कार भेजी। सुरेश ने विरोध किया, सर हम ट्रेन से चले जाएंगे। लेकिन खन्ना ने जिद की, अरे भाई तोहफा है, मना मत करो। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर कार दौड़ रही थी। ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थीं। सुरेश और ममता पुराने गाने गुनगुना रहे थे। तभी अचानक ड्राइवर ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। इससे पहले कि सुरेश स्टीयरिंग संभाल पाता, गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई की ओर मुड़ गई और बीच रास्ते में एक विशाल पेड़ की टहनियों में फंस गई। ममता और सुरेश मौत के मुंह में लटके थे। ऊपर एक कार रुकी। उन्हें लगा मदद आई है, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऊपर खन्ना साहब खड़े थे, हाथ में सिगरेट और आंखों में मौत का सन्नाटा। सुरेश चिल्लाया, बॉस बचाइए। खन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस डाल पर दे मारा जिस पर कार टिकी थी। लकड़ी टूटने की आवाज आई और कार सीधे हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरी। खन्ना की क्रूर हंसी जंगल में गूंज उठी। हजारों फीट गहरी खाई, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थी, वहां सुरेश और ममता की कार के परखच्चे उड़ चुके थे। लोहे का वो ढांचा अब एक मलबे के सिवा कुछ नहीं था। सुरेश का शरीर निर्जीव हो चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो आखिरी पल में भी खन्ना साहब के धोखे का जवाब ढूंढ रहा हो। लेकिन ममता की सांसों की डोरी अभी टूटी नहीं थी। नियति को शायद उसके हाथों एक खूनी अध्याय लिखवाना था। उस गहरी घाटी में जहां जंगली जानवर मांस की गंध सूंघते हुए घूमते थे, वहां एक साया उभरा। वो काल भैरव के उपासक वनवासियों के कबीले का एक शिकारी था। उसने देखा कि एक स्त्री मलबे के बीच दबी हुई है। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी उंगलियों में अभी भी हल्की हलचल थी।
वो शिकारी उसे उठाकर अपने कबीले की ओर ले गया, जो घने जंगल के उस हिस्से में था जहां कोई नक्शा नहीं पहुंच सकता था। ममता को जब होश आया तो उसे अपने चारों ओर धुआं और हड्डियों से बनी मालाएं पहने लोग दिखाई दिए। उनकी भाषा अजीब थी, गले से निकलने वाली घुरघुराहट जैसी। वे वनवासी सभ्य दुनिया से कटे हुए थे और अघोई विद्याओं के ज्ञाता थे। कबीले के मुखिया, जिनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, ने ममता के घावों पर अजीबोगरीब काली लेप लगाई। वो लेप आग की तरह जलती थी, लेकिन उसका असर जादुई था। कुछ ही दिनों में ममता के वो घाव भरने लगे जो किसी भी शहर के अस्पताल में महीनों लेते। ममता उनके बीच एक मूक दर्शक की तरह थी। वो उनकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन जब भी वो अपनी आंखें बंद करती, उसे खन्ना साहब का वो पत्थर फेंकते हुए चेहरा और सुरेश की आखिरी चीख सुनाई देती। उसका दुख धीरे धीरे प्रतिशोध की आग में बदलने लगा। उसने इशारों में मुखिया को समझाया कि वो वापस जाना चाहती है, लेकिन मुखिया ने उसे जंगल के एक गुप्त हिस्से की ओर ले जाकर एक पुरानी गुफा दिखाई। उस गुफा की दीवारों पर रूहानी शक्तियों और तंत्र मंत्र के चित्र बने हुए थे। मुखिया ने उसे समझाया कि वो जिस दुश्मन से लड़ना चाहती है वो ताकतवर है, और उसे हराने के लिए ममता को साधारण स्त्री से काली शक्तियों की स्वामिनी बनना होगा। ममता ने तय कर लिया कि अब वो पीछे नहीं मुड़ेगी। उसने कबीले के तांत्रिकों के साथ रहकर वो सब सीखना शुरू किया जो रूह को कंपा दे। उसने शमशान की राख का तिलक लगाना शुरू किया। वो हफ्तों तक भूखी प्यासी रहकर मंत्रों का जाप करती। कबीले वाले उसे रक्त चामुंडा का रूप मानने लगे थे। एक रात जब आसमान में लाल बिजली चमक रही थी, मुखिया ने उसे एक गुप्त मंत्र दिया। ये मंत्र तुम्हें वो शक्ति देगा कि तुम हवा बन सकोगी, तुम साया बन सकोगी, और तुम अपने शत्रुओं के मन में वो डर पैदा कर सकोगी जो उन्हें जीते जी नर्क का एहसास कराएगा। ममता की साधना अब अंतिम चरण में थी। उसने अपनी मानवीय संवेदनाओं को उस खाई में ही दफन कर दिया था जहां सुरेश का शव पड़ा था। अब उसके भीतर केवल एक ही लक्ष्य था, खन्ना साहब का सर्वनाश। साधना के दौरान ममता को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने अपनी बंद आंखों से शहर की उस बैंक का नजारा देखा। उसने देखा कि कैसे खन्ना साहब ने सुरेश के जाली हस्ताक्षर किए थे। उसने वो फाइलें देखीं जिनमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी छिपी थी। उसे समझ आया कि सुरेश केवल एक मोहरा था जिसे रास्ते से हटाना खन्ना के लिए जरूरी था, क्योंकि सुरेश ने अनजाने में कुछ ऐसी फाइलों को हाथ लगा दिया था जो खन्ना के काले साम्राज्य का उद्घाटन कर सकती थीं। ममता ने देखा कि खन्ना अब शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका है और वो अब भी नए शिकारों की तलाश में है। ममता के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने आग के घेरे में खड़े होकर कसम खाई कि वो खन्ना को कानूनी मौत नहीं बल्कि ऐसी मौत देगी जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। जंगल की उन डरावनी वादियों से निकलकर जब ममता ने आधुनिक शहर की रोशनी में कदम रखा तो वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके फटे हुए पुराने कपड़े और शरीर पर जमी जंगल की धूल अब गायब हो चुकी थी। अपनी काली शक्तियों के प्रभाव से उसने एक ऐसा मायावी रूप धारण किया था जिसे देखकर कोई भी पुरुष अपनी सुध-बुध खो दे। उसने एक ऊंचे दर्जे की बिजनेस वुमन का वेश लिया। उसके चेहरे पर एक सम्मोहक तेज था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में मौत का सन्नाटा छिपा था। उसने शहर के एक आलीशान होटल में अपना डेरा जमाया। वो अब ममता नहीं बल्कि मृणालिनी बन चुकी थी, एक ऐसी रहस्यमयी औरत जिसके पास अथाह संपत्ति और रसूख होने का आभास था। अगली सुबह ममता यानी मृणालिनी उसी बैंक के सामने खड़ी थी जहां सुरेश काम करता था। बैंक की इमारत को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे याद आया कि कैसे इसी बैंक की सीढ़ियों पर सुरेश मुस्कुराते हुए उससे मिला था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को वश में किया। उसे अभी अपने शिकार को फंसाना था। जैसे ही वो बैंक के भीतर प्रविष्ट हुई, हर किसी की नजरें उस पर टिक गईं। वो सीधे खन्ना साहब के केबिन की ओर बढ़ीं। खन्ना, जो अब बैंक का मैनेजर और एक बड़ा रसूखदार बन चुका था, अपनी कुर्सी पर बैठकर सिगरेट के धुएं के छल्ले बना रहा था। वो सुरेश की मौत और उस घोटाले को भुला चुका था। उसे लग रहा था कि वो कानून की पकड़ से बहुत दूर है। ममता ने बिना अनुमति के केबिन का दरवाजा खोला। खन्ना ने चिढ़कर ऊपर देखा, लेकिन सामने खड़ी सम्मोहक औरत को देखते ही उसके तेवर ढीले पड़ गए। जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? खन्ना ने अपनी आवाज में बनावटी शालीनता लाते हुए पूछा। ममता ने अपनी आवाज को और भी गहरा और मखमली बनाया। मेरा नाम मृणालिनी है। मुझे सुना है कि आप बड़े सौदों में माहिर हैं। मुझे एक बहुत बड़ी रकम जो मेरे पिता के गुप्त खातों में है
उसे ठिकाने लगाना है। ममता ने खन्ना के सामने कुछ दस्तावेज रखे। ये दस्तावेज साधारण नहीं थे। ममता ने अपनी शक्तियों से उन मृत लोगों के खातों की जानकारी निकाली थी जिनका कोई वारिस नहीं था और जिनकी संपत्ति दशकों से लावारिस पड़ी थी। खन्ना की आंखें उन आंकड़ों को देखकर फटी की फटी रह गईं। 500 करोड़ रुपए, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा हाथ हो सकता था। उसके मन में लालच का शैतान जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वो इस औरत की मदद से ये पैसे निकाल ले तो वो देश छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा काम है मैडम, इसमें काफी रिस्क है, खन्ना ने अपनी लालची फितरत छिपाते हुए कहा। ममता मुस्कुराई। रिस्क की चिंता मत कीजिए खन्ना साहब, मुझे पता है कि आप रिस्क के खिलाड़ी हैं। आधा हिस्सा आपका और आधा मेरा। क्या आप तैयार हैं? खन्ना ने बिना एक पल गवाए हाथ आगे बढ़ा दिया। उसे लगा कि वो एक अमीर शिकार को फंसा रहा है, जबकि असल में वो खुद मौत की रानी के जाल में फंस चुका था। उस रात खन्ना अपने घर में अकेला था। वो जीत की खुशी में शराब पी रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। उसे लगा कि शायद हवा तेज है, लेकिन तभी उसे शीशे में अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति दिखी। वो घबराकर पलटा तो वहां कोई नहीं था। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। ममता की शक्तियां अब उसके आसपास घेरा बना रही थीं। वो उसे एक बार में नहीं मारना चाहती थी, वो उसे पल पल डराना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे सुरेश उस कार में गिरते समय डरा होगा। खन्ना को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई हजारों फीट ऊपर से गिर रहा हो और मदद के लिए चिल्ला रहा हो। बॉस, हमें बचाइए। ये आवाज सुरेश की थी। खन्ना के हाथ से शराब का ग्लास गिरकर चकनाचूर हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। नहीं, वो तो मर चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। ममता ने उसी रात अपनी शक्तियों का उपयोग करके खन्ना के गुप्त लॉकर को खोला। उसने वे मूल दस्तावेज ढूंढ निकाले जिनमें सुरेश के जाली हस्ताक्षर थे, और वे डायरियां भी जिनमें खन्ना ने अपने हर काले कारनामे का हिसाब रखा था। ममता ने इन सबूतों को सुरक्षित किया। उसे केवल खन्ना को मारना नहीं था, बल्कि उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना था। वो चाहती थी कि सुरेश का नाम फिर से सम्मान के साथ लिया जाए। वो खिड़की पर खड़ी होकर बाहर की काली रात को देख रही थी। उसके पीछे खन्ना के घर के कोनों में काली परछाइयां नाच रही थीं। कल का दिन बैंक में अंतिम फैसला होने वाला था। खन्ना को लग रहा था कि वो करोड़पति बनने वाला है, लेकिन ममता जानती थी कि कल खन्ना के खून से बैंक की दीवारें रंगी जाएंगी। शहर की सुबह रोज जैसी ही थी, लेकिन उस बैंक की दीवारों के भीतर हवा भारी हो चुकी थी। खन्ना साहब आज बहुत उत्साहित थे। उनकी आंखों में करोड़ों रुपयों की चमक थी। उन्होंने अपने केबिन में बैठकर बार बार घड़ी की सुइयों को देखा। उन्हें इंतजार था उस रहस्यमयी मृणालिनी का, जो उनके लिए धन का अंबार लाने वाली थी। ठीक 11 बजे ममता ने बैंक में प्रवेश किया। आज उसके चलने का अंदाज और भी अधिकारपूर्ण था। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी सफेद त्वचा और आंखों की गहराई के साथ एक डरावना सामंजस्य बना रही थी। जैसे ही वो खन्ना के चेंबर में पहुंची, खन्ना ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और उसका स्वागत किया। मैडम, सब तैयार है, बस आपके हस्ताक्षर और उस पुराने खाते की क्लियरेंस चाहिए, खन्ना ने लार टपकाते हुए कहा। खन्ना ने एक नए क्लर्क समीर को बुलाया। समीर अभी कुछ ही दिनों पहले बैंक में आया था और वो पूरी तरह मासूम था। खन्ना ने उसे फाइलों का एक ढेर थमाया और कहा कि समीर, इन ट्रांजैक्शन को तुरंत प्रोसेस करो। ये मैडम हमारे बैंक की सबसे बड़ी क्लाइंट हैं। समीर काम में लग गया। इसी बीच ममता ने अपनी मेज पर रखे एक छोटे से बैग में छिपाए हुए रूहानी रिकॉर्डर को सक्रिय कर लिया। ये कोई साधारण टेप रिकॉर्डर नहीं था। ये ममता की साधना से अभिमंत्रित था, जो न केवल आवाज बल्कि अपराधी के मन के सच को भी शब्दों में बदल देता था। ममता ने बातों बातों में खन्ना को कुरेदा। खन्ना साहब, इतने बड़े काम में कहीं कोई अड़चन तो नहीं आएगी, जैसे पिछले साल उस सुरेश के केस में आई थी? खन्ना जोर से हंसा। अरे मैडम, सुरेश तो एक बेवकूफ लड़का था। उसे तो मैंने अपनी उंगलियों पर नचाया और जब जरूरत खत्म हुई तो उसे खाई में फेंक दिया। पुलिस को आज तक शक भी नहीं हुआ कि उसके सिग्नेचर मैंने किए थे। आप बेफिक्र रहिए, यहां का राजा मैं हूं। जैसे ही खन्ना के मुंह से वो कबूलनामा निकला, ममता की आंखों का रंग पूरी तरह काला हो गया।
अचानक बैंक के भीतर का तापमान इतना गिर गया कि लोगों के मुंह से भाप निकलने लगी। बाहर तेज धूप थी, लेकिन बैंक के अंदर अंधेरा छाने लगा। लाइटें टिमटिमाने लगीं और एक एक करके फूटने लगीं। खन्ना घबरा गया। ये क्या हो रहा है? शॉर्ट सर्किट है क्या? ममता अपनी कुर्सी से धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसका मृणालिनी वाला चेहरा पिघलने लगा और उसकी जगह वो ममता नजर आने लगी जिसे खन्ना ने खाई में गिरते देखा था। खन्ना की चीख निकल गई। नहीं, तुम तो मर चुकी थी। मैंने खुद तुम्हें पत्थर मारते देखा था। ममता की आवाज अब एक नहीं बल्कि हजारों औरतों की सामूहिक चीख जैसी लग रही थी। मौत तो केवल शरीर की होती है खन्ना। मैं तो तुम्हारी रूह को नर्क दिखाने वापस आई हूं। तभी बैंक के चेंबर की खिड़कियों के कांच एक जोरदार धमाके के साथ अंदर की ओर टूट गए। कांच के वो टुकड़े हवा में तैरने लगे, जैसे उन्हें कोई अदृश्य हाथ नियंत्रित कर रहा हो। खन्ना पीछे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अदृश्य साये जो ममता के साथ जंगल से आए थे, दीवार से बाहर निकलने लगे। समीर और बाकी कर्मचारी बाहर गलियारे में जम गए थे। वे चैम्बर के अंदर नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वहां गहरा काला धुआं भरा था, लेकिन उन्हें खन्ना के चिल्लाने और मांस फटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। कांच के नुकीले टुकड़े खन्ना के शरीर में धंसने लगे। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरा और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं सारा पैसा दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। ममता ने हाथ हवा में लहराया और खन्ना का शरीर हवा में ऊपर उठ गया। पैसा? क्या पैसा सुरेश की जान वापस ला सकता है? क्या वो मेरा सुहाग वापस ला सकता है? ममता के एक इशारे पर खन्ना का बायां हाथ किसी सूखे पेड़ की टहनी की तरह मुड़कर टूट गया। बैंक में भगदड़ मच गई थी। लोग चिल्लाते हुए बाहर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही ममता का काम लगभग पूरा हो चुका था। उसने खन्ना को तब तक तड़पाया जब तक कि उसकी आंखों से डर और पश्चाताप की आखिरी बूंद नहीं निकल गई। अंत में ममता ने अपनी शक्तियों से खन्ना की गर्दन को उसी तरह झकझोरा जैसे पहाड़ी से गिरते समय सुरेश की गर्दन टूटी होगी। खन्ना का निर्जीव शरीर जमीन पर एक कचरे की तरह गिर पड़ा। उसका चेंबर अब किसी बूचड़ खाने जैसा लग रहा था, जहां चारों तरफ केवल उसका खून और उसके किए हुए पापों की गूंज थी। बैंक के उस चेंबर में जहां अभी अभी मौत का तांडव हुआ था, अब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। खन्ना का निर्जीव शरीर फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, मानो उसने अंत समय में साक्षात यमराज को देख लिया हो। ममता, जिसका रूप अब धीरे धीरे वापस सामान्य स्त्री जैसा हो रहा था, शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी और न ही भागने की हड़बड़ाहट। बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई रुकीं। हथियारबंद जवान बैंक के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि कर्मचारी दहशत में यहां वहां छिपे हुए हैं। जब वे मैनेजर के केबिन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक औरत खून से सनी जमीन पर शांति से बैठी है। ममता ने अपनी हथेलियां आगे कर दीं। पुलिस अफसर ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे अपराधी वाली नजर नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति दिखी जो केवल अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद आती है। ममता ने धीमे स्वर में कहा, काम पूरा हो गया। जिसे सजा मिलनी चाहिए थी उसे मिल गई। ममता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये उसकी हार नहीं थी। उसने पुलिस को वो रूहानी रिकॉर्डिंग और वे दस्तावेज सौंप दिए जो उसने खन्ना के लॉकर से निकाले थे। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स दंग रह गए जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें खन्ना की साफ आवाज थी, जिसमें उसने सुरेश की हत्या और करोड़ों के गबन की बात कबूली थी। मामला फिर से खुला। सुरेश का नाम, जो पिछले 6 महीनों से एक भ्रष्ट कर्मचारी और भगोड़े के रूप में अखबारों की सुर्खियों में था, अब एक बलिदान के रूप में उभरने लगा। अदालत में ममता की शक्तियों की बात को भले ही कानून ने न माना हो, लेकिन खन्ना के केबिन से मिले ठोस सबूतों ने सारा सच साफ कर दिया। अदालत ने मरणोपरांत सुरेश को निर्दोष घोषित किया और बैंक को आदेश दिया कि उसका सारा सम्मान बहाल किया जाए। शहर के लोगों ने जो कभी सुरेश के नाम पर थूकते थे, अब उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। ममता को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल की सलाखों के पीछे वो बिल्कुल शांत थी। उसे पता था कि उसका शरीर कैद में है, लेकिन उसकी आत्मा अब आजाद थी। एक रात जेल की कोठरी में उसे सुरेश का धुंधला सा साया दिखाई दिया। वो साया मुस्कुरा रहा था। उसने ममता की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो कि अब उसे शांति मिल गई है। ममता ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी साधना का अंतिम बार आह्वान किया। उसने महसूस किया कि उसकी साधना का उद्देश्य पूरा हो गया है।
वो शक्तियां जो उसने अमावस्या की उस काली रात में प्राप्त की थीं, अब धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़कर उसी प्रकृति में विलीन होने लगीं जहां से वे आई थीं। कहानी उस गांव में समाप्त होती है जहां से सुरेश और ममता के सपनों की शुरुआत हुई थी। सरकार ने सुरेश के नाम पर एक छोटा सा स्मारक बनवाया। लोग आज भी उस भयानक अमावस्या की रात को याद करते हैं जब एक साधारण पत्नी ने अपने पति के सम्मान के लिए काली शक्तियों को भी अपना दास बना लिया था। ममता जेल में रहते हुए भी एक मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक सती के संकल्प के सामने टिक नहीं सकती। खन्ना का नाम इतिहास के पन्नों में एक कायर और लालची इंसान के रूप में दर्ज हुआ, जबकि सुरेश और ममता की प्रेम कहानी एक अमर गाथा बन गई। जंगल के उस कबीले में आज भी वो बूढ़ा मुखिया आग के पास बैठकर आने वाली पीढ़ियों को उस शहर की रानी की कहानी सुनाता है जिसने न्याय के लिए मौत को भी हरा दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।